एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और बेटे रमेश के साथ रहता था। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे वह थोड़ा बहुत अनाज उगाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू की पत्नी उससे कहती है, सुनो, इस बार अच्छे से फसल का ध्यान रखना, कहीं पिछली बार की तरह हुआ तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो सीता। इस बार मैं अच्छे से फसल का ध्यान रखूंगा। पिछली बार खराब मौसम की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर रामू घर से बाहर निकलता है और सेठ मनोहर के घर की ओर चल पड़ता है। सेठ मनोहर, जो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, वह दिल का बहुत कठोर और लालची था। चलते चलते रामू सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मुझे इस बार आपके पास से कुछ उधारी चाहिए। पिछली बार मेरी फसल बहुत खराब हो गई थी और अब घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ रुपये चाहिए। रामू, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को उधारी देने से मेरा क्या फायदा? तुम जानते हो कि मुझे ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। तुम अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? सेठ जी, मैं सच में कड़ी मेहनत करता हूँ, पर इस बार मौसम ने मुझे धोखा दिया था। अगर आप मुझे कुछ उधारी दे सकें तो मैं आपका उधार अगले कुछ महीनों में चुका दूंगा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? सुनो रामू, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत जमीन है उसे मुझे बेच दो, फिर तुम्हारी जो भी जरूरतें होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी। सेठ जी, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है। वह जमीन मेरे परिवार की बहुत पुरानी संपत्ति है, उसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? तो फिर तुम ही फैसला करो। अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर धीरे से सिर झुका लेता है। माफ करना सेठ जी, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। इतना कहकर रामू निराश मन से घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने पर सीता उससे पूछती है, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सीता, मैं सेठ मनोहर के पास कुछ पैसे उधार मांगने गया था, पर मुझे उसकी नजर ठीक नहीं लगी। ऐसा क्या हुआ रामू? इसके बाद रामू सीता को सारी बात बता देता है। नहीं रामू, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। सुनो रामू, तुम सुबह से भूखे हो, थोड़ा खाना खा लो। इसके बाद रामू खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद रामू फावड़ा लेकर खेत की ओर चल देता है। खेत पर पहुंचकर रामू काम करने लगता है। वह कुछ देर काम करता ही है कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बारिश फिर से आ गई। इस बारिश में तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। रामू तुरंत घर की ओर चल देता है। रामू रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी अचानक एक बैल तेजी रामू की ओर आता है। रामू बचने की कोशिश करता है, लेकिन बैल रामू को एक जोरदार टक्कर मारकर चला जाता है। रामू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बेटा रमेश, तेरे पिता खेत पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। बेटा, बारिश भी काफी तेज हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। इसके बाद रमेश खेत की ओर चल देता है। तभी रास्ते में रामू उसे बेहोश मिलता है। रमेश जल्दी से रामू के पास जाता है। उठो पिताजी, आपको क्या हुआ? रामू के ना उठने पर रमेश बडढोस के किशन के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। किशन जल्दी से डराता है और रामू को उठाकर उसके घर ले जाता है। रामू की हालात देखकर सीता घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर रामू की ये हालात कैसे हुई? माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रमेश जल्दी से डॉक्टर के साथ वापस लौटता है। डॉक्टर रामू की जांच करता है। रमेश बेटा, रामू की किसी चीज से जोरदार टक्कर हुई है, जिसके कारण उसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? सीता, जो होना था वो हो गया। रामू अब जीवित नहीं है। ये सुनकर सीता और रमेश वहीं बैठकर रोने लगते हैं। नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? धीरे धीरे समय बीतता है। रामू के चले जाने के बाद सीता बहुत उदास रहने लगी। रमेश भी अपने पिता को याद करके दुखी हो जाता था। रात का समय, एक जर्जर झोपड़ी, अंदर एक बुझता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। सीता उदास बैठी थी और पास में रमेश बैठा था। माँ,
ऐसे कब तक जिएंगे? हम रोज अधपेट सोते हैं, कहीं कोई काम नहीं मिलता। ऐसा कब तक चलेगा? बेटा चिंता मत कर, मेहनत से ही पेट भरेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन माँ, गांव में मजदूरी के लिए भी कोई काम नहीं बचा और फसल तो मुश्किल से खाने लायक ही हो पाती है। हम खुद का कुछ काम शुरू करेंगे बेटा, अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे। अगली सुबह माँ और बेटा झोपड़ी के बाहर बैठकर सोच रहे थे। हाँ माँ, ये विचार तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। दुकान कैसे खोलेंगे? बेटा हमारे पास हिम्मत और हुनर है। मैं पराठे अच्छे बना सकती हूँ। अगर सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगा ले तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन माँ, उसके लिए तो चूल्हा, आटा और सब्जियां चाहिए। हमारे पास पैसे भी नहीं है। बेटा कुछ भी आसान नहीं होता, हमें कोशिश करनी होगी। सीता अपनी बची हुई पुरानी चूल्ही निकालती है और पास के सुनार के पास बेचने जाती है। रमेश भी उसके साथ में जाता है। अरे सीता बहन, क्या बात है? ये चूड़ी क्यों बेच रही हो? भाई साहब, कुछ जरूरत आन पड़ी है, बस जो उचित दाम मिले दे दीजिए। ये पुरानी चूड़ी है, ज्यादा दाम नहीं दे सकता, सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है। कोई बात नहीं भाई साहब, दे दीजिए। सीता पैसे लेकर किराना की दुकान पर जाती है और जरूरत के हिसाब से आटा, तेल और मसाले खरीदती है। अगली सुबह सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे सीता पराठे की दुकान खोलती है। रमेश ग्राहकों को बुलाता है। आइए, गरम गरम पराठे, सिर्फ 5 रुपये में, स्वादिष्ट और ताजा। तभी एक मजदूर ग्राहक आता है और पराठा खाकर खुश होता है। वाह बहन, सच में बहुत स्वादिष्ट है, एक और देना। जरूर भाई, ये अभी देती हूँ। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। रमेश और सीता की मेहनत रंग लाने लगती है। शाम का समय, सड़क के किनारे बनी सीता की छोटी सी दुकान पर हलचल थी। बहन जी, आपके पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ, सच में आपका पराठा खाकर पेट भी भरता है और दिल भी खुश हो जाता है। धन्यवाद भैया, मेहनत से बनाए हैं, प्यार से खाइए। माँ, आज तो पहले दिन ही अच्छी बिक्री हो रही है। हाँ बेटा, मेहनत का फल मिलने लगा है, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। तभी सेठ मनोहर घोड़े पर सवार होकर आता है और दुकान को देखता है। अरे, ये उसी रामू की पत्नी है जिसने मुझे जमीन देने से मना किया था। इसे अभी मजा चखाता हूँ। अरे, ये क्या हो रहा है? सड़क के किनारे अवैध दुकान किसकी इजाजत से लगा रखी है? साहब, हम गरीब हैं, बस अपना पेट पालने के लिए ये दुकान लगाई है। ये जगह मेरी है, मैं यहाँ कोई ठेला फेरी नहीं चाहता। तुरंत हटाओ इसे। सीता उससे विनती करती है। साहब, हमें बस 2 वक्त की रोटी के लिए यह दुकान चलाने दीजिए। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नहीं, अगर मैंने कल यहाँ फिर से तुम्हारी दुकान देखी तो पुलिस बुला लूंगा। सेठ घोड़े पर बैठकर चला जाता है। सीता और रमेश चिंता में पड़ जाते हैं। माँ, ये तो अन्याय है। हम मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी हमें हटाने की धमकी दी जा रही है। बेटा, संसार में गरीबों की परीक्षा हर मोड़ पर होती है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। रात का समय, झोपड़ी में माँ बेटा बैठकर सोच रहे हैं। माँ, अब क्या करेंगे? अगर दुकान बंद करनी पड़ी तो? बेटा, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर यहाँ दुकान नहीं चला सकते तो दूसरी जगह देखेंगे। अगले दिन सीता और रमेश पास के मंदिर के बाहर जाकर दुकान लगा लेते हैं। तभी एक ग्राहक उनके पास आता है। अरे, गरम गरम पराठे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, मुझे भी 2 पराठे दे दो। लीजिए बेटा, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगते हैं और इस बार सीता की दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगती है। मंदिर के बाहर सुबह का समय, लोग पूजा पाठ के बाद गरम गरम पराठे खाने आ रहे थे। सीता और रमेश दोनों व्यस्त थे। अचानक कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। गुंडे दुकान के पास जाते हैं। अरे, ये दुकान किसकी है? हमारी है। कोई समस्या है क्या? ये मंदिर के बाहर दुकान लगाने के लिए हमें हफ्ता देना पड़ेगा। बिना हमारे इजाजत के कुछ नहीं चलेगा। साहब, हम मेहनत से खाना बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं।
तुम्हारा हफ्ता कैसे दे पाएंगे? अच्छा, तो फिर तुम्हारी दुकान कल से यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। गुंडे वहां से चले जाते हैं। रमेश घबरा जाता है, लेकिन सीता शांत रहती है। माँ, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें इनसे बचकर रहना होगा। बेटा, डर कर मेहनत करना छोड़ देना भी तो हार ही होगी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। रात का समय, सीता और रमेश गांव के एक सम्मानित व्यक्ति पंडित जी से मिलने जाते हैं। पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ गुंडे हमारी दुकान बंद करवाना चाहते हैं। बेटा, तुम सच्चाई और मेहनत की राह पर हो, घबराओ मत। मैं गांव वालों से बात करूंगा। अगली सुबह जब गुंडे फिर से आते हैं तो मंदिर के पुजारी और गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। सुनो, ये मंदिर गरीबों की सेवा के लिए भी है। मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम इनके साथ हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो हम सब उसे नहीं छोड़ देंगे। गांव वालों को एक साथ देखकर गुंडे डर कर भाग जाते हैं। रमेश खुशी से अपनी माँ को देखता है। माँ, हमने जीत हासिल कर ली। बेटा, ये जीत नहीं, मेहनत की सच्ची शुरुआत है। अब हमें और ईमानदारी से काम करना होगा। कुछ समय बाद सीता और रमेश की पराठे की दुकान अब लोकप्रिय हो गई। अब उनके पास एक छोटी गाड़ी भी थी जिस पर वह अपना सामान रखते थे। अरे वाह, अब तो दुकान और अच्छी हो गई है। हाँ, और स्वाद भी पहले से बेहतर लग रहा है। धन्यवाद। मेहनत और सच्चाई से बनाए गए पराठे में हमेशा स्वाद रहता है। माँ, आज हमने इतने पैसे कमाए कि हम अच्छे कपड़े और कुछ और सामान खरीद सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमें अभी और पैसे बचाने होंगे। हमें अपनी खुद की छोटी दुकान बनानी है ताकि कोई हमें बार बार हटाने की धमकी न दे सके। लेकिन दूर खरा सेठ यह सब देख रहा था। वह किसी भी हालात में इस दुकान को बंद कराना चाहता था। शाम का समय, सेठ अपने गुंडों के साथ बैठा था। मैंने इनकी दुकान बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये और ज्यादा सफल हो गए। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हुक्म दीजिए मालिक, हम इनकी दुकान तोड़ देंगे। नहीं, इतना आसान नहीं होगा। मैं इन पर ऐसा वार करूंगा कि ये दोबारा उठ ही ना सकें। अगली रात जब सीता और रमेश सो रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उनकी दुकान में आग लगा देते हैं। दुकान जलकर राख हो जाती है। सुबह का समय, सीता और रमेश जब मंदिर के पास जाते हैं तो उनकी दुकान जल चुकी थी। वहां राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। माँ, हमारी सारी मेहनत जल गई। अब क्या करेंगे? बेटा, आग से सिर्फ लकड़ी जलती है, मेहनत नहीं। हम फिर से शुरू करेंगे। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ये तो बहुत अन्याय हुआ। जिसने भी यह किया वह बहुत बड़ा पापी है। घबराओ मत सीता, ईश्वर सब देख रहा है। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। गांव वाले पैसे इकट्ठे करते हैं और मिलकर नई दुकान बनाने में मदद करते हैं। रमेश मेहनत से अपनी माँ के साथ मिलकर दुकान खड़ी करता है। कुछ ही दिनों में एक नई और बेहतर दुकान बन जाती है। रात का समय, सेठ अपने हवेली में बैठा था। उसके गुंडे उसके सामने खड़े थे। ये गरीब औरत बार बार कैसे उठ जाती है? मैंने इसकी दुकान जलाई, फिर भी इसने नई बना ली। मालिक, यह औरत बहुत जिद्दी है। गांव वाले भी इसका साथ दे रहे हैं। अब इसे ऐसा झटका दूंगा कि यह कभी उठ ही ना सके। इस बार इसकी दुकान पर गलत आरोप लगवाकर पुलिस से इसे गिरफ्तार करवा दूंगा। वह एक पुलिस अफसर को रिश्वत देने की योजना बनाता है। अगली सुबह सीता की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं। यह दुकान गैर कानूनी है। यहाँ मिलावटी खाना बेचा जा रहा है। नहीं साहब, हम तो मेहनत से काम करते हैं। ये झूठा आरोप है। हमने कभी कोई खराब खाना नहीं खाया। हमारे पास गुप्त सूचना है। सीता को गिरफ्तार किया जाता है। रमेश रोते हुए अपनी माँ को देखता है, लेकिन पुलिस सीता को ले जाती है। गांव वाले एकजुट होते हैं और पंडित जी के साथ मिलकर थाने जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यह औरत गरीब है लेकिन बहुत मेहनती है। इस पर गलत आरोप लगाया गया है। हाँ साहब, हमें तो इसके हाथ के खाने से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, मेरी माँ निर्दोष है।
लेकिन पुलिस सेठ के प्रभाव में थी और जमानत देने से मना कर देती है। रमेश दुखी होकर गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच शहर के बड़े अधिकारी से मिलकर पूरे मामले की जांच करवाने का आदेश दिलवाता है। कुछ ही दिनों में पुलिस को झूठे सबूत गढ़ने की बात पता चल जाती है। सेठ का भेद खुल जाता है। हमें माफ कर दीजिए सीता देवी, हमने शक के दायरे में तुम्हें गिरफ्तार किया। आप निर्दोष हैं। सीता छूट जाती है और सेठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांव के लोग खुश थे कि सीता निर्दोष साबित हो गई और सेठ को जेल हो गई। लेकिन रमेश जानता है कि यह आदमी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। माँ, वह आदमी सिर्फ कुछ दिनों के लिए जेल गया है। उसके पैसे और ताकत के कारण वह जल्दी छूट जाएगा। बेटा, बुराई की उम्र ज्यादा नहीं होती, हमें धैर्य रखना होगा। नहीं माँ, इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह दोबारा किसी गरीब का हक न छीन सके। रमेश गांव के सरपंच और पंडित जी से मिलने जाता है। बेटा, अगर हमें उसे हमेशा के लिए सजा दिलवानी है तो हमें और सबूत जुटाने होंगे। हाँ, हमें उसके पिछले अपराधों का भी पर्दाफाश करना होगा। रमेश और गांव के कुछ युवा सेठ के पुराने नौकरों से बात करते हैं, जिनके साथ सेठ ने बुरा बर्ताव किया था। वहाँ उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। हाँ, मालिक ने कई गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी। जो विरोध करता था उसे मारपीट कर भगा देते थे। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ, मालिक के पुराने दस्तावेज अभी भी उनकी कोठी में रखे हैं। रमेश अपने साथियों के साथ कोठी में जाता है और चोरी छिपे सारे दस्तावेज निकाल लेता है। उन दस्तावेजों में कई गरीब किसानों की जबरन हड़पी गई जमीनों के सबूत थे। रमेश इन सबूतों को पुलिस के पास ले जाता है। इन नए सबूतों के आधार पर सेठ पर धोखाधड़ी, जमीन हड़पने और गरीबों के शोषण के कई आरोप सिद्ध होते हैं। उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। रमेश अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गर्व और संतोष झलक रहा है। रमेश और सीता फिर से अपनी दुकान पर लौटते हैं। अब उनकी दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। वे अब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाना भी खिलाते थे।